हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का 12th पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग स्पेसिफिकली दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को किस तरह से हम लोग डील करते हैं और ये कितना आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरीके से पता हो। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थ्योरी बेस्ड है। अभी हम लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह रिलेटेड है। आपका एक छोटा से पॉइंट मास को हम लोगों ने एक सर्कुलर, आप बोल सकते हैं हेमी स्फेरिकल सरफेस पे छोड़ा है। आपसे पूरे मोशन के दौरान ये पूछा गया है कि ब्लॉक का मास जो वेज है उसका वेलोसिटी कितना होगा, या छोटे से पॉइंट मास का वेलोसिटी कितना होगा, सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा। तो हम लोग इस देख सकते हैं इसमें एक 4 पार्ट है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए बस 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सुनना होगा, हर बात को केयरफुली लिखना होगा जो भी आप यहाँ सुनेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, चैनल का नाम है न्यूटन 9.8। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, देन डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ। आपको एक कंडीशंस दिए गए हैं। ऑल सरफेस आर स्मूथ, अगर सारे सरफेस स्मूथ हो। इंक्लाइन प्लेन इज रफ, जो इंक्लाइन सरफेस आप देख रहे हैं वो आपका रफ हो। ग्राउंड इज रफ, इस केस में ग्राउंड को रफ करना है, इंक्लाइन प्लेन को ऑब्वियसली स्मूथ रखना है। बोथ सरफेसेज आर रफ, मतलब इंक्लाइन सरफेस एंड द ग्राउंड इज रफ। फिर आपका है कि जो फिफ्थ पार्ट में है आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ए एंड बी। जो फर्स्ट और सेकेंड सिचुएशन दिया हुआ है उसमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वेज का इंक्लाइन प्लेन का जो हाइट है वो एच दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने एक अलग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। काफ़ी इंटरटेनिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन भयानक क्वेश्चन भी ये है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कुछ डायग्राम इस तरह से है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है कि सारे सरफेस स्मूथ हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का आपको मोशन मेंशन करना, मोशन डिस्कस करना है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एम मास को यहाँ से रिलीज किया जाए तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, ये भी आपका स्मूथ सरफेस है, तो एक्स डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स एक्ट यहाँ नहीं हो रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग ये गारंटी बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास से एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ मास अगर आपका यहाँ हो कहीं, हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ या कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। तो पूरे मोशन के दौरान जो सेट जब ये जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास बस वो नीचे की तरफ ही आ सकता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है वो बस नीचे की तरह ही आपको मूव करेगा। तो एक्चुअली में होगा क्या कि कुछ इस तरह से ब्लॉक्स का मूवमेंट होगा, इंक्लाइन प्लेन का मूवमेंट होगा कि इंक्लाइन प्लेन आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड और थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग आपका मूव करने वाला और डाउनवर्ड ही साथ साथ आएगा। तो जब ब्लॉक जो है पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे मोशन में भले ही इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट गया हो, जो ब्लॉक है थोड़ा राइट जाते हुए नीचे गया हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली डाउनवर्ड जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली किधर जाने वाला है, वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जाने वाला है। सो दिस इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग अगर फर्स्ट केस में एक्सप्लेनेशन देना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस देयर इज नो फोर्स, there is no horizontal external force acting on this system, hence center of mass will move vertically downward, right। तो सेंटर ऑफ मास जो है
वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव करेगा, वो ना ही तो लेफ्ट में जाएगा और ना ही तो आपका राइट में जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करनी है आपको। ऐसे ऐसे गलती करने पे आपको मिस्टेक्स, ऐसे ऐसे गलती करने थ्योरेटिकल बेसिस पे आप जब गलती करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो याद रखना है, कॉन्सेप्ट वाइज को याद रखना है। अब हम लोग बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो बी पार्ट में ये दिया गया है कि देयर इज़ फ्रिक्शन द इंक्लाइन सरफेस इज़ रफ, आपका जो इंक्लाइन सरफेस है वो रफ है। चलिए हम लोग इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने केस को ऑलरेडी फर्स्ट डायग्राम में देख लिया है। तो अगर आपका इंक्लाइन प्लेन रफ हो तो हुआ क्या कि जैसे ही ब्लॉक नीचे आएगा आपका एक फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे आपका ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ लगेगा, राइट। हाँ, और जो ये ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा, वो जो है किधर की तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा कुछ v वेलोसिटी से। तो मैं फिर से बोलूँगा कि यहाँ पर अभी भी आपका सरफेस जो है स्मूथ है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपका एक्ट हो रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में एक्ट हो रहा है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इंटरनल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन acting between inclined plane, inclined and block is internal। तो अगर internal है so it will not affect it, so still center of mass will move downward। मूव क्या होगा आपका, डाउनवर्ड होगा। और डाउनवर्ड मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट हो ही रहा है। जो है वेज जो है इंक्लाइन प्लेन जो है उस पर तो ग्रेविटी हम लोग का नॉर्मल से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड आ रहा है, वो फाइनली डाउनवर्ड आ रहा है, उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है। तो उसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड आएगा, राइट। तो इस केस में भी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी जब ब्लॉक वो बिल्कुल नीचे पहुंचेगा तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो भी डाउनवर्ड आएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड केस में सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट एक ही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि अब जो है इंक्लाइन प्लेन रफ नहीं, बल्कि जो ग्राउंड है वो रफ दे दिया गया है, जो ग्राउंड है वो रफ दे दिया गया है। तो हुआ क्या कि जैसे ही ब्लॉक नीचे आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो जैसे ही ब्लॉक जो है वो अगर नीचे आएगा तो जो वेज है वो इधर मूव करना चाहेगा, और उससे कारण जो है ये वेलोसिटी इधर आना चाहेगा, ये वेलोसिटी ऑफ जो ब्लॉक है इधर आना चाहेगा। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हम लोग उस डायरेक्शन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वेज जो है बैकवर्ड आना चाहे तो वेज पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ लगेगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स राइट की तरफ लग रहा है तो हम लोग गारंटी ये बोल सकते हैं कि जो सिस्टम पे जो है नेट फोर्स वो जो है डाउनवर्ड में ग्रेविटी एक्ट हो रहा है और राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। तो हम लोग सिस्टम पे जो हम लोग एफ ऑन सिस्टम अगर हम लोग बात करें तो वो आपका हो रहा है कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि देयर इज़ वन फोर्स ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम लोग वैल्यू डाउनवर्ड फोर्स का वैल्यू एम नहीं बोल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एम जो है डायरेक्टली वो कुछ ना कुछ एम जो है वो नॉर्मल रिएक्शन से यहाँ भी बैलेंस आउट हो रहा है। लेकिन हम लोग एक बोल सकते हैं ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो है या ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड में एक्ट होगा, नेट वैल्यू एम नहीं होगा भले ही, और एक जो फ्रिक्शन फोर्स है वो राइट की तरफ एक्ट होगा। तो हम लोग का ग्रेविटी जो हो गया सिस्टम पे, ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ एक्ट हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो है राइट की तरफ एक्ट हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ये सिस्टम पे नेट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो जो सिस्टम पे अगर नेट फोर्स हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि द सिस्टम द सेंटर ऑफ मास विल मूव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, जो नेट फोर्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्ट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का जो मूवमेंट होगा वो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ मास इस केस में मूव करने वाला है। ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ इधर आ जाएगा। तो हम लोग इस केस में अगर आंसर देना हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल हैव डिस्प्लेसमेंट in
फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव एक्स में और साथ ही साथ नेगेटिव वाई में। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, पार्ट डी की। तो पार्ट डी में आपका बोला गया है क्या कि आपका जो है इंक्लाइन प्लेन भी रफ है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ। जो फोर्थ पार्ट है आपका, ये बोला गया है कि अब आपका इंक्लाइन प्लेन भी रफ है और साथ ही साथ हॉरिजेंटल सरफेस भी आपका रफ है। तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंक्लाइन प्लेन के रफ होने से हम लोग को ऐसे ही पता था कि फ्रिक्शन जो इंक्लाइन प्लेन पे एक्ट हो रहा था वो फ्रिक्शन जो था इंटरनल था। सो दिस इज़ इंटरनल, ये फ्रिक्शन इंटरनल, तो इसको तो हम लोग काउंट करना ही नहीं है। हाँ, एक को काउंट करना है कि अगर जो फ्रिक्शन ग्राउंड से एक्ट हो रहा है तो हम लोग सिंस ग्राउंड को सिस्टम का पार्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब अर्थ को हम लोग इन जनरल नहीं ले पाते हैं ऐसे केसेस में। तो अगर आपका ग्राउंड से जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है वो राइट की तरफ एक्ट हो रहा है और जो ग्रेविटी है आपका वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो हम लोग गारंटी बोल सकते हैं कि अभी भी सेंटर ऑफ मास का जो है, सेंटर ऑफ मास जो किधर एक्शन मूव करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दिस इज सेम एज द लास्ट वन, दिस इज सेम एज केस सी, हम लोग बोल और नॉट ऑप्शन सी, केस सी, राइट। तो ये जो ऑप्शन है वो केस सी के जैसा ही है। अब आपको जो बोला गया है फिफ्थ पार्ट में, आपका पार्ट ई में ये बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड केस में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि कुछ दिक्कत नहीं है, निकालना बिल्कुल ही आसान है। आप ये देखिए कि जो सेंटर ऑफ मास है, एक बात हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो डायरेक्टली वाई डायरेक्शन में मूव किया है। जो सेंटर ऑफ मास जो मूव किया है वो डायरेक्टली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये है डेल्टा वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई डायरेक्शन में मूव किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। तो अगर उस डायरेक्शन में मूव करा है तो हम लोग ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हम लोग m1 डेल्टा i1, अगर हम लोग डेल्टा वाई सिम निकालना हो तो हम लिख सकते हैं m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस व्हाट m2। चलिए किसी को हम लोग m1 मान लेते हैं, स्मॉल m को। तो स्मॉल m जो है आपको सबको पता है कि जब वो नीचे आएगा तो जो y डायरेक्शन में h के बराबर चलेगा। जब छोटा वाला मास नीचे आएगा तो y डायरेक्शन में h के बराबर चलेगा, और जो वेज है वो तो y डायरेक्शन में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो m1 को मैं m लूँ और डेल्टा y1 को मैं माइनस h, अगर अच्छा हो तो आप निगेटिव ले सकते हैं, प्लस m2 को आप कैपिटल M ले, और डेल्टा y2 आपका जो वेज है वो तो मूव नहीं करने वाला, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो डिवाइड बाई m प्लस कैपिटल M। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि डेल्टा y ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ नथिंग बट माइनस MH अपॉन कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा आपका स्मॉल m। तो ये आपका डेल्टा y सिम हो जाएगा इन द केस फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको दिक्कत है उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर पर्सनली वहाँ दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मूव करता हूँ। जो भी हम लोगों ने यहाँ सीखा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ उसको मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ कि अ पॉइंट मास स्मॉल m इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए एक्चुअली, अ स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक, इफ वेज ऑफ मास 4m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, स्मूथ आपका ग्राउंड है, देन डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम से बात है कि सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यही से हम लोग को पता चल चुका है, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इन्होंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी एम व्हेन द पॉइंट मास रीचेज द बॉटम ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक। आप बना सकते हैं बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2। रेट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेज एंड पॉइंट मास इन अबव केस, मतलब जब वो बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाएगा जो पॉइंट मास है, तो दोनों वेज और पॉइंट मास के वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा। चलिए हम लोग उसको देख लेंगे। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, राइट।
तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो दिखने में। तो ये आपका हो चुका है वेज, राइट। इनिशियल पोजीशन आपका यहाँ है। इनिशियल पोजीशन आप देख सकते हैं, शायद हम लोग को बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ना जाना पड़ जाए। चलिए, तो इनिशियल पॉइंट आपका ये अपडेट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन का दिक्कत है। तो इनिशियल पॉइंट आपका, इनिशियल जो पॉइंट मास रखा हुआ है आपका, ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है आपका, ये भी पता है। इनिशियली आपका मास यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हम लोग ये बोलें कि एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इससे कारण जब ये जो पॉइंट मास है, जब वो इस डायरेक्शन में आना चाहेगा तो एक्स डायरेक्शन में एक्चुअली वो राइट जा रहा है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में वो राइट जाना चाह रहा है, हम लोग वाई को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाई में तो हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ मास मूव करने वाला है, क्योंकि वाई में ग्रेविटी एक्ट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। तो जैसे ही वो लोएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो एक्चुअली वो राइट की तरफ जा रहा है आपका पॉइंट मास। तो अगर पॉइंट मास राइट की तरफ जाएगा तो वेज जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्यों ना एक अलग से डायग्राम ड्रॉ कर दें। आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक बात को ध्यान रखना है। जो एक्चुअल केस कुछ इस तरह से होगा, राइट। और जो पॉइंट मास है आपका कुछ लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। आप ये नहीं मानिए कि एग्जैक्टली नीचे आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली नीचे आएगा तो हम लोग ब्लॉक को जो है, पॉइंट मास को एग्जैक्टली नीचे भेज रहे हैं। तो वेट जो है लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकता है, वेट जो है लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकता है, बशर्ते कि आपको ये करना है कि पॉइंट मास थोड़ा सा राइट की तरफ जाएगा और वेट थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट। तभी आपका सिचुएशन आइडियल हो जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली वैसा तो दिखाने की कोशिश नहीं किया हूँ मैंने वैसा नहीं देखा है, राइट। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सिचुएशन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको जो एक्सप्लेन करना है, आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सीएम विल मूव डाउनवर्ड। सीएम विल मूव इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड, राइट। तो सेंटर ऑफ मास आपका डाउनवर्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास डेल्टा वाई से आपको निकालना है। तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। तो m1 डेल्टा y1, m1 को हम लोग m मान रहे हैं और डेल्टा y1 माइनस आर हो जाएगा, रेडियस के बराबर वो नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं जब पॉइंट मास यहाँ जाएगा तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बस वो वाई आर हाइट नीचे आया है। हाँ, वेज का जो मास है हम लोगों ने 4m लिया है, करेक्ट। तो प्लस m2 इज़ 4m, डेल्टा y2 तो आपको जीरो ही पुट करना है, डिवाइडेड बाई m प्लस 4m। इट मीन्स द डेल्टा YCM, यू विल गेट डेल्टा YCM इज इक्वल टू माइनस आर बाई 5। सो ये आपका डेल्टा YCM का वैल्यू होगा, करेक्ट। सो दिस इज़ द आंसर नाउ। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड में आपका केस है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेज एंड पॉइंट मास इन अबव केस। स्पीड वेज का और पॉइंट मास का लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट। चलिए मैं फिर से एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ कि जब ये पॉइंट मास एग्जैक्टली नीचे वाले पॉइंट पे आएगा, एग्जैक्टली निचले पॉइंट पे आएगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं कि ये अगर इस डायरेक्शन में v1 से जा रहा होगा और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये देखिए, मैं सारा जो स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान रहा हूँ, v2 से मान रहा हूँ, राइट। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन अप्लाई करने वाले हैं, इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। बार बार आपको बोलना है सब बातें, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। तो
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो बोल सकते हैं कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो है। पी फाइनल आप लिख सकते हैं कि एम वी वन माइनस आप लिख सकते हैं, प्लस चलिए लिख लेते हैं, 4m इंटू वट माइनस V2। हम लोग एक बात जान रहे हैं कि दोनों अपोजिट में मूव करने वाले हैं। तो आपसे निकालना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेज एंड पॉइंट मास। तो VW बाई मतलब V2 बाई V1 निकालना है। तो अगर आप देखेंगे V2 बाई V1 तो V2 बाई V1 का जो वैल्यू है 1/4 आएगा। बिल्कुल सही है, 1 की 4/1 आएगा। V2 ऑब्वियसली V2 ज़्यादा कम होगा तो V2 बाई V1 1/4 आने वाला है, राइट। चलिए फोर्थ ऑप्शन की हम लोग बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि स्पीड कितना होगा किसका, तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। देखिए अब एक बात तो श्योर है कि जो पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड होगा लोएस्ट पॉइंट पे ही होगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट द पार्टिकल विल लूज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो इट विल बी एबल टू गेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम स्पीड, पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे, एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। तो एक्चुअली हम लोगों ने लोएस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी ये निकाल रखा है कि V1 V2 का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग अब क्या करना है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो आप बोले क्या कि UI प्लस KEI इज इक्वल टू UF प्लस KF। अब सिस्टम पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, राइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो है किसके पास, तो ब्लॉक छोटे से पॉइंट मास के पास है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से इनिशियल पॉइंट से कितना ऊपर है, तो R हाइट ऊपर है। जब वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो R हाइट नीचे आता है। तो ब्लॉक एक्चुअली जो पॉइंट मास है उसने mgr के बराबर पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ किया है, और उसी कारण वेज और जो पॉइंट मास है उसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है, हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि mgr किसके पास है, तो प्लस पॉइंट मास के पास है। काइनेटिक एनर्जी तो आपका इनिशियली जीरो है, कोई भी मूव नहीं कर रहा है। फाइनल पोटेंशियल आप जीरो ले लीजिए क्योंकि अब वो लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे तो हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m एक्चुअली 4m इंटू V2 स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है कौन सा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास, राइट। तो हम लोग V2 को रिप्लेस करने वाले हैं, तो mg इंटू एच इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4m एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V2 इन टर्म्स ऑफ V1। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से जो आपका इक्वेशन आपका थर्ड मिला है यहाँ पर, तो वैल्यू हो जाएगा V1/4, V2 हो जाएगा V1/4। तो यहाँ हम लोग V1/4 पुट कर सकते हैं, तो V1/4 का स्क्वायर, m को आप हटा दीजिए तो यहाँ आपको हो जाएगा GH इज इक्वल टू, आप हाफ को कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ V1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा 5V1 स्क्वायर बाई 4। आई होप V1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर 4, ये 5/4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो V1 का वैल्यू आ जाएगा आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 8/5, तो 8GH/5 अंडर रूट। तो ये आपका मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा ऑफ पॉइंट मास। याद रखिए अगर V1 आपको पता है तो V2 जो है आपको सबको पता है कि V2 इज़ नथिंग बट हाउ मच, V1/4। तो आपको वेज का भी स्पीड निकल सकता है यहाँ से। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 1/4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट HGH/5। आप 8 को कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट की मैं फोर्थ पार्ट को एक बार और मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने किया कुछ नहीं, अभी जगह है हम लोग का, मैंने किया कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल बस आसानी से इसको सॉल्व किया है क्या सिचुएशन कि ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, मैं एक ही देख के इसमें दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि शुरुआत में जो पॉइंट मास है वो R हाइट ऊपर है, जो R हाइट क्या है अपने इनिशियल पॉइंट से R हाइट ऊपर है। फाइनली जब वो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा, तो mgr के बराबर ये जो हाइट है R है, तो mgr के बराबर पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा।
और वो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के काइनेटिक एनर्जी में V1 और V2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोगों मैंने बस वही किया कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप फिर से प्रैक्टिस